हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट वर्क डन, उसका कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट हीट एंड हीट कैपेसिटी। हम लोग पहले बेसिक आइडिया ले चुके हैं अबाउट द हीट। आज हम लोग हीट कैपेसिटी के फॉर्मूलाज, टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आपको पहले एक बेसिक आइडिया देता हूँ फिर से मैं अबाउट द हीट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए, सो हमें पता है कि जब हम लोग बात करते हैं अबाउट मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो आपके पास दो तरीके होते हैं बेटा। यहाँ पे एक तो वर्क के थ्रू होता है ये, और एक हीट के थ्रू। ये आपको मैं सब पहले बता चुका हूँ। सो हीट इज व्हाट? इट इज ऑल्सो मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, आप कह लीजिए, या बिटवीन वेरियस सिस्टम्स आप कह लीजिए। या सुनो, ये तो मैं क्लियर है कि भाई हीट क्या होता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द टर्म हीट कैपेसिटी। अबाउट द टर्म हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नो, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। वहीं आप हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सो नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी, वो देखिए उस पार्ट को। हीट कैपेसिटी, उससे पहले इसे समझिए, हम लोग पहले बात कर चुके अबाउट साइन कन्वेंशन ऑल्सो। अगर मैं साइन कन्वेंशन बताऊं आपको यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए चीजें आपस से, इसलिए लिख रहा हूं मैं। हीट गिवन टू सिस्टम, मैं फिर से सिंपल लिख रहा हूं, गिवन टू सिस्टम प्लस क्यू लिखते हैं हम लोग। हीट गिवन बाय सिस्टम, इसको हम लोग माइनस क्यू लिखते हैं। इसको ऐसे देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम बेटा, सिस्टम, अगर आप इसे हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसे हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट दी जा रही है, हम बहुत तरह से बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हीट गिवन टू सिस्टम, तब भी वही बात है। हीट सप्लाई टू सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तीनों बातें सेम है। उस केस में हम लोग प्लस क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा प्लस क्यू से, ठीक है। वही हम लिखते हैं कि हीट रिलीज बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम, या हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, टेकन फ्रॉम सिस्टम, या रिलीज बाय सिस्टम, तो हम लोग लिखते हैं इसके लिए माइनस क्यू। मतलब मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब भी आप सिस्टम की तरफ जाते हो, चाहे हीट हो चाहे वर्क हो, प्लस लिया जाता है एज पर IUPAC कन्वेंशन इन केमिस्ट्री। वहीं हम लोग जब हम बात कर रहे हैं अवे फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से आप वर्क डन बाय सिस्टम, तब भी नेगेटिव। हीट गिवन बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम, हीट टेकन बाय सिस्टम, लोग लेते हैं नेगेटिव साइन। ये सुनो, ये सबसे पहले बातें कर चुके हैं। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अबाउट हीट कैपेसिटी। देखिए, सुनाओ हीट कैपेसिटी। तो थोड़ा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा बेटा क्या है ये। देखिए, कोई भी सब्सटेंस अगर है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे पास है, उसका टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है या 1 केल्विन से इंक्रीज करना है। सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए अभी 20 डिग्री सेल्सियस है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर मुझे इस टेम्परेचर को 1 डिग्री या 1 केल्विन से राइज करना है, 20 से 21 करना है, तो जो मुझे हीट इसको सप्लाई करनी होगी, जो हीट मुझे इसको सप्लाई करनी होगी, वही इसके लिए कहलाएगी हीट कैपेसिटी। वही कहलाएगी इसके लिए हीट कैपेसिटी। इट इज व्हाट कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin of an object of a substance is what? Heat capacity. It's what? Heat capacity. तो हम क्या लिखेंगे? Simply we can say it is amount of heat required. It is amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as
हीट कैपेसिटी इज नोन एज हीट कैपेसिटी। उसमें हम लोग कैसे लेते हैं बेटा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज व्हाट, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, यस और नो। अब बेसिकली जो हीट कैपेसिटी है उसको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक तो आप कह लीजिए भाई कि मोलर हीट कैपेसिटी, एक आप कह लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ज़्यादा डोमिनेंटली अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको मिलेंगे फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और क्वेश्चन आपको, अगर मैं पूछूँ आपसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप लोग कि बेटा हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? याद करो, आपने कहा था एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 1 kg आयरन है, 1 kg आयरन का एक स्लैब है या एक ब्लॉक है, उसका टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, मुझे 25 से 26 करना है, 1 डिग्री राइज करना है, 1 kg आयरन। एक दूसरी तरफ मेरे पास सेम आयरन का मटेरियल ही है, बट इस बार मेरे पास वो 2 kg है, मेरे पास वो 2 kg है, फिर से मुझे उसका टेम्परेचर 25 से 26 करना है। What I'm saying, 1 kg iron having temperature 25 degrees Celsius, another 2 kg of iron having temperature same, that is 25 degrees Celsius. दोनों का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री 1 केल्विन राइज करना है। So, क्या मुझे दोनों में हीट बराबर सप्लाई करनी होगी? क्या दोनों को हीट मुझे सेम देनी होगी? नो, ऑब्वियसली बात है, इसका मास ज़्यादा है, आपको यहाँ हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, यस और नो। इसका मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी इज मास डिपेंडेंट, heat capacity is mass dependent, yes or no? So can we say heat capacity is an extensive property? So what we say, पहला important point, it is an extensive property। ये क्या आपकी एक extensive property है, getting my point, it is an extensive property, clear? अब हम लोग बात करते हैं about the type of heat capacity। तो देखिए हीट कैपेसिटी को हम बेसिकली दो तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं, एक आप कह लीजिए मोलर हीट कैपेसिटी, एक आप कह लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब क्या फर्क है भाई, इसे नाम से मालूम पड़ जाएगा आपको, डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, defined for 1 mole of substance, defined for per gram of substance, defined for per gram of substance। मतलब दोनों में ही हमने अमाउंट फिक्स कर दिया। जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं अमाउंट फिक्स नहीं था, हमने एक बार 1 kg आयरन लिया था, एक बार हमने 2 kg आयरन लिया था, ये दोनों में अमाउंट फिक्स है। यहाँ पे हमेशा 1 मोल की ही बात करनी है, हमेशा पर ग्राम की ही बात करनी है, यहाँ पर अमाउंट चेंज ही नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे बोथ आर व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दे बोथ आर व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो रिमेंबर, ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो मोलर हीट कैपेसिटी पे है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। फिर से अगर फॉर्मूले की हम बात करें बेटा, देखिए यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोलर हीट कैपेसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि हमने कहा था कि इसको हम लोग CM से लिखते हैं, दैट इज व्हाट, या C भी लिखते हैं इसको हम लोग, बट समझने के लिए हम जानते हैं कि CM इज द बेटर ऑप्शन। इट इज व्हाट, Q बाय पर मोल डिफाइन है, तो ये आपका पहले लिखा हुआ था, इट इज मोल ऑल्सो वी ऐड हियर, एन इज पर मोल। सिमिलरली आप क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको कुछ किताबों में स्मॉल एस से लिखा जाता है, कुछ जगह डायरेक्टली बोल दिया जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम अंडरस्टूड है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगेन Q बाय dt आपका, और यहाँ पे आपका मास M, तो यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे जूल पर मोल पर केल्विन, या आप कह देंगे यूनिट जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन,
जूल पर ग्राम पर केल्विन, यस और नो। एक मैं अगर इन दोनों में आपस में रिलेशन लिखूं तो क्या होता है, देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं इट इज व्हाट, Q बाय एन डी टी, यस और नो। इट इज सिंपली Q बाय एन डी टी। फिलहाल मैं अभी इसको ऐसे ही लिख रहा हूं बेटा। इस मोल को मैं लिख सकता हूँ गिवन मास बाय मोलर मास, इसको मैं लिखता हूँ गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि Q बाय इनटू मोलर मास, यस और नो, यस और नो। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास। वापस देखिए बेटा, इसको मैंने यहाँ लिखा मोल की जगह गिवन मास बाय मोलर मास। दिस इज व्हाट, Q बाय mdt, इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास। तो आप ध्यान रखें, मोलर हीट कैपेसिटी इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास। ये हम रिलेशन ध्यान रखेंगे। कई बार मोलर से स्पेसिफिक की डायरेक्ट कैलकुलेशन पूछी जाती है, हम देखेंगे आगे क्वेश्चन की फॉर्म में। तो आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया है, बेसिक आइडिया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडिया। अभी मैं नहीं गया हूँ कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसको फर्दर कैसे डिफाइन करते हैं, उस पार्ट पर नहीं गया। मैं सिर्फ एक कंपैरिजन किया मैंने कि स्पेसिफिक और मोलर में क्या फर्क है। दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक पर ग्राम डिफाइन होती है, एक आपके पर मोल डिफाइन होती है, यस और नो। अब हम बात करते हैं अबाउट द मोलर हीट कैपेसिटी इन डिटेल। मोलर हीट कैपेसिटी इन डिटेल, फटाफट इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, लोग बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की फिर से। सो मोलर हीट कैपेसिटी, सो नाउ लुक एट दिस। हमने कहा कि बेटा C इक्वल टू Q बाई डी टी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू C डी टी, यस और नो। फर्दर हम कह सकते हैं Q इक्वल टू एन सी डी टी फॉर एन मोल, फॉर एन मोल, यस। हमें अगर टोटल हीट कैपेसिटी निकालनी है तो Q इक्वल टू आप इसे इंडिकेट कर देंगे 1 से 2 तक एन सी डी टी। मोल आप एक कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे हम लोग। तो Q इक्वल टू एन सी, अगर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट उसे बाहर ले लेंगे हम लोग 1 से 2, ये आपका डी टी। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, यू विल गेट Q इक्वल टू एन सी इफ हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि C इक्वल टू Q बाई एन डी टी लिखा था, तो C इक्वल टू Q बाई एन डेल्टा डी, वो आपका ये बन गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, C इक्वल टू Q बाय एन डेल्टा टी, जो मैंने पहले लिखा था अभी। इट इज व्हाट, मोलर हीट कैपेसिटी। दिस इज व्हाट, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, yes or no। now remember this formula applicable, ऐसा कर लीजिए, not applicable for solid and liquid phase change। देखिए ये जो फॉर्मूला है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर phase change, solid and liquid, as well as chemical change। This formula is not applicable for phase change as well as chemical change। थोड़ा करेक्ट कर लीजिए इसको, और phase change and chemical change, for phase and chemical change। बिकॉज उन केसेस में क्या होता है कि जो हम हीट सप्लाई करते हैं, जो हीट सप्लाई करते हैं वो टेम्परेचर को तो अफेक्ट करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, वो काम तो करती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी को वेरी करती है, बट साथ ही साथ वो पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करती है। इसलिए हम लोग ये जो फॉर्मूला है ये फेज चेंज और केमिकल चेंज के लिए वैलिड नहीं है। रिमेंबर दैट थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने बात लिखी। अब हमें जो फॉर्मूला ध्यान रखना है मोलर हीट कैपेसिटी का, तो मैंने लिख दिया बेटा, Q इक्वल टू C बाय एन डेल्टा टी। यहाँ से आप लिख सकते हैं भाई कि
C equal to Q by n delta T, that is joule per mole per Kelvin. Yes or no? अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में. What are those important points? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. इज टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब कैसे भाई, मान लीजिए कि सपोज करो ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए हमें 20 डिग्री से 30 डिग्री चेंज करना है. वही मान लीजिए वही सेम ब्लॉक है, सही बनाया तो मैं, सेम ब्लॉक है, सेम एज इट इज ब्लॉक है. इसका टेम्परेचर मान लीजिए आपको 40 डिग्री से 50 डिग्री चेंज करना है. क्या सुनो, ब्लॉक सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपको टेम्परेचर डिफरेंट लिखा है हमने. यहाँ पे आपको 20 से 30 डिग्री ले जाना है इसको, और यहाँ पे आपको 40 से 50 डिग्री पे ले जाना है इसका टेम्परेचर. दोनों ही केस में आपको जो हीट सप्लाई करनी होगी वो डिफरेंट होगी. दैट्स वाई दोनों ही केस में जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो डिफरेंट होगी. दोनों ही केस में जो हीट कैपेसिटी होगी वो डिफरेंट होगी. दोनों ही केस में हीट कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी. वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ऐसा नहीं कि दोनों में टेम्परेचर गैप सेम है तो हीट कैपेसिटी सेम होगी. नो, अलग अलग आएगी डेफिनेटली. उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मालूम है कि हायर टेम्परेचर पे पहले से ही, ये पहले से लो टेम्परेचर में इससे कंपैरिजन में, तो यहाँ अलग अलग तरह के इमोशंस होंगे. ये सुनो, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ ध्यान रखें, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. सेकेंड पार्ट, इट इज जो इम्पोर्टेंट है, इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट. इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे. देखिए बार सुनाओ, देखिए. सो प्रोसेस डिपेंडेंट कैसे बताइए, प्रोसेस डिपेंडेंट कैसे है ये. एक तो आप एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, और एक आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं. रिमेंबर, सो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लिखते हैं Cp, या इसे लिखा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. आपको दोनों तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, अंडरस्टूड है, या तो लैंग्वेज हमें बोल देगा, या फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको हम लिखते हैं Cv, या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp ब्रैकेट में भी, सॉरी कॉमा भी, ये हम कह सकते हैं. रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है. सो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा इस केस में, वो अगर मैं हीट के टर्म में डिफाइन करूँ, यहाँ भी हीट के टर्म में डिफाइन करूँ, देखिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला क्या था भाई, Q इक्वल टू NC डेल्टा टी था. दिस इज व्हाट फॉर मोलर हीट कैपेसिटी फॉर्मूला था हमारा. चूंकि इस बार कांस्टेंट प्रेशर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, QP, इसी का लिखेंगे हम लोग CP. सिमिलरली यहां हम लिखते हैं QV NCV डेल्टा टी. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यस और नो, ये दो बातें लिखी हम लोगों ने. अब ये जो मैंने दो पॉइंट लिखे हैं, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हम आगे चल के, जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ लेंगे और फिर जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, वहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर से मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मैं फर्दर एक तरह से और लिख रहा हूँ कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज व्हाट चेंज इन एंथैल्पी. ये बात सुनना पहले क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज व्हाट डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज. मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, ना तो मैंने H पढ़ाया आपको, ना U पढ़ाया. फिलहाल सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना, जब हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी में, इस पार्ट को डिराइव भी करूँगा,
फिलहाल सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन हम लिख लें कि हम इसको ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, और यहाँ डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। उससे पहले एक चीज और देखिए आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, मान लो आपकी इच्छा नहीं हो तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको डिराइव भी करूँगा इस पार्ट आगे इंटरनल एनर्जी में, नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे इसको हम लोग। हाँ देखिए, एक चीज बताना चाह रहा था कि हम लोग बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम की ही बात क्यों कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली हम पढ़ रहे हैं हीट एक्स, हम लोग हीट पढ़ रहे हैं, हीट का टाइप पढ़ रहे हैं, कैटेगरी पढ़ रहे हैं, हीट कैपेसिटी। हमने कहा था हीट इज व्हाट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इस मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं हीट कैपेसिटी, फिर उसके टाइप फर्दर मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग हीट एक्सचेंज की जो बात कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, वो दो तरह से होती है, अब तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट प्रेशर पे। तो उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने कहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो, व्हाई वी यूज वॉल्यूम एंड प्रेशर ओनली हियर। रिमेंबर, हमारे सराउंडिंग में मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती है, मैक्सिमम टाइप ऑफ जो रिएक्शंस होती है, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है या कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। उसमें भी जो मेजॉरिटी है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। कैसे, मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, सुनना इस चीज को, तभी हम फील कर पाएंगे कि हम लोग सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात ही कर रहे हैं, फिर हमने उसको बाद में डेल्टा यू डेल्टा एच क्यों लिख दिया। मैं अब सिर्फ आज एक थीम बना रहा हूँ ताकि हम जब एंथैल्पी पढ़ें, एच वाला पार्ट जब हम पढ़ें, जब इंटरनल एनर्जी वाला हम पार्ट पढ़े, तो हमारे दिमाग में थोड़ी चीज पहले से रहे। सुनना, मैंने कहा कि मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन होती है, मोस्टली मीन्स की मोर देन 95% जो रिएक्शन करवाते हैं, या तो वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है या वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। उसमें भी मेजॉरिटी 80% से ज्यादा कहाँ होती है, कांस्टेंट प्रेशर। कैसे देखिएगा, मान लो मैं एक क्लोज कंटेनर में, एक क्लोज रिजिड कंटेनर में कोई रिएक्शन करा रहा हूँ, क्लोज रिजिड कंटेनर में कोई रिएक्शन करा रहा हूँ, वहां पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो उस दौरान जो भी हीट सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से हीट जो भी अंदर आएगी, वो सारी हीट मेजर कैसे होगी, हीट मेजर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट मेजर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये तो हो गई बात की, मैंने लिखा कि फिजिकली बोला कि हीट मेजर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम कैलकुलेट किसकी फॉर्म में करेंगे, दैट इज डेल्टा यू, दैट इज डेल्टा, उसको हम डेल्टा यू की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, थोड़ा दिमाग को हल्का रखना है यहाँ पे, क्योंकि मैं जब इंटरनल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो मैं सब चीजें आपस से कोरिलेट कर दूंगा। सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं कि क्यों हमें पढ़ना पड़ता है डेल्टा एच, क्यों हमें पढ़ना पड़ता है डेल्टा यू, उसका थीम समझा रहा हूं आपको। मैंने कहा कि अगर हम ज्यादातर रिएक्शन क्या करते हैं, तो क्लोज कंटेनर में करते हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उस दौरान जो भी हीट रिलीज हुई या हीट एब्जॉर्ब हुई, उसको हम मेजर करते हैं इसकी फॉर्म में, डेल्टा यू की फॉर्म में। हमने ये पहले पढ़ा है डेल्टा एच, याद करो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच नेगेटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच पॉजिटिव, हम सब पढ़ चुके पहले, बट एक्चुअल में है क्या, वो फील क्या, वो समझिए। अब वही अगर मान लो मैं ऐसे कहूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि मैक्सिमम रिएक्शंस जो होती है हमारी कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। कैसे भाई, कोई भी रिएक्शन आप ओपन कंटेनर में करवाओ, वहाँ कांस्टेंट कौन है, एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर से लगने वाला प्रेशर कौन है, हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं, मान लो मैं 2 बीकर में रिएक्शन करा रहा हूँ, वहाँ पे कांस्टेंट कौन है, वहाँ पे, वहाँ प्रेशर ही तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब 90% के अराउंड रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, 5-10% जो बच रहा है वो आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, उस समय जो हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है, उसे हम किस फॉर्म में मेजर करेंगे, दैट इज व्हाट, डेल्टा एच, दैट इज व्हाट, डेल्टा एच। तो हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब वो रिएक्शन कहाँ होती है, वो सब कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। आपने 11th क्लास से पहले, थर्मो से पहले कभी डेल्टा यू नहीं सुना होगा। 9-10 में लोग पढ़ते हैं, बेसिक क्लासेस में लोग पढ़ते हैं, हम डेल्टा एच ही पढ़ते हैं, बिकॉज मैंने कहा कि मैक्सिमम 90% से ज्यादा रिएक्शन आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है। गेटिंग माय आइडिया। इसलिए हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक, क्योंकि प्रैक्टिकली रिएक्शन होती ही मैक्सिममली कांस्टेंट प्रेशर पे, कुछ एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो उस समय मान लो हमने कहा कि कांस्टेंट प्रेशर पे 50 किलो जूल हीट रिलीज हुई कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू -50, हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यही बोलते हैं हम लोग। अब आया कोई केस कि भाई 50 किलो जूल हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू 50 प्लस या माइनस जो भी है, यस और नो, दिस इज द बेसिक आइडिया। तो दिस दैट्स व्हाई दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लैंग्वेज में मिलेगा कि कैलकुलेट द हीट
एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें फटाक से दिमाग में आना चाहिए, हमें डेल्टा एच निकालना है। फॉर्मूले होंगे हमारे पास, ये भी होगा और भी होंगे फॉर्मूले, बात करेंगे उसके ऊपर। लैंग्वेज में आता है कि आप कोई बॉम्ब कैलोरीमीटर है, उसमें कोई रिएक्शन हो रही है, आपको हीट कैलकुलेट कर रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो अंडरस्टूड है कि हमें डेल्टा यू ही निकालना है। हमने नहीं पढ़ा इंटरनल एनर्जी क्या होता है, यू क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में। रिलैक्स होइए, आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ फील समझिए कि डेल्टा एच डेल्टा यू क्यों आ रहा है, हम सीपीसीवी ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम ही क्यों पढ़ रहे हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। क्लियर क्लियर। चलो फिलहाल आप एज ए इंफॉर्मेशन इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना, आगे हम फिर इनको बहुत अच्छे से डिटेल में, बहुत सटल वे में, बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। या सुनो, फटाफट से उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट, फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। या सुनो, प्रोसेस डिपेंडेंट कैसे बेटा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर तो उसको अलग तरह से लिखा जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो उसको अलग तरह से लिखा जाता है। तो राइट डाउन प्लीज, उतार लीजिए बस उसको फटाफट से। ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट देखिए आप लोग। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सीपी और सीवी लगभग बराबर ही होते हैं। सीपी एंड सीवी बोथ आर नियरली सेम। व्हाई? बिकॉज सॉलिड और लिक्विड क्या है, वो ना तो कंप्रेस होते ना एक्सपेंड होते, मतलब वहाँ पे कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है वो नेग्लिजिबल है। तो वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात करो, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो, दोनों की वैल्यू लगभग लगभग सेम ही आती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर गैसेस, चलो उससे पहले एक पॉइंट और लिख लो आप लोग। सॉरी, ठीक है, एक मेयर्स रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा, दैट इज Cp minus Cv equal to R. This is the Mayer relation, that is Cp minus Cv equal to R. क्लियर। और ये सिर्फ और सिर्फ आइडल गैस की होता है। चलिए यहाँ पर डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद करा दूंगा आपको। एक्चुअली डायरेक्टली वैल्यू यूज की जाती है, आर हम लोग जानते हैं इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसके मैं वैल्यू उसकी बात कर चुका हूँ। ये तीन वैल्यू होती है आर की आपके। एक तो हम लिखते हैं भाई कि 0.082 लीटर एटीएम मोल पर केल्विन या पर मोल पर केल्विन। एक हम लोग लिखते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एक हम लोग लिखते हैं बेटा 2 नियरली 2 या 1.9 समथिंग लिखते हैं आप लोग कैलोरी पर मोल पर केल्विन। जिस भी यूनिट में आंसर चाहिए उसके हिसाब से हम आर का वैल्यू यूज करते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। ये सिर्फ आइडल गैस के लिए। फिफ्थ पॉइंट, फॉर गैस, फॉर गैस Cp इज ग्रेटर देन Cv। देखिए कैसे, वैसे हमें पता आर का वैल्यू क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब Cp Cv से बड़ा है। यहाँ से हम समझ लें व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वो समझ लो, बिकॉज एक आप कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। अगर मैं Cv इज व्हाट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यस और नो, Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, यस और नो। तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे याद करो एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं होता, जीरो कंटेनर है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन हो ही नहीं रहा, वर्क डन जीरो है, नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन। पर वहीं जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, वहां पर एक्सपेंशन होता है, वहां वर्क डन जीरो नहीं होता, वहां पर एक्सपेंशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं तो जो हम हीट कैपेसिटी या हीट सप्लाई कर रहे हैं वो वहां पर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई चाहिए होगी, बिकॉज वहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन भी हो रहा है। इसलिए Cp क्या होता है, Cv से ज्यादा होता है हमेशा इन केस ऑफ गैसेस। फिर से रिपीट करता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि कैसा कंटेनर आपका, सॉलिड रिजिड कंटेनर। याद करो फॉर्मूला W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वॉल्यूम कांस्टेंट जीरो, वर्क डन जीरो, नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन। बट वहीं हम जो बात करते हैं Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहाँ एक्सपेंशन होता है, वहाँ वॉल्यूम चेंज होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर वर्क डन हुआ है, तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो Cp इज व्हाट ग्रेटर देन Cv। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोग सिक्स पॉइंट की बात करते हैं। हम लोग सिक्स पॉइंट इज व्हाट, इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, बस उतार लो आप फटाफट से।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मैं मिटा देता हूँ उसको। इस पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस like hydrogen, helium, etc. CpCv or C does not depend on temperature. उनके लिए जो है CpCv और जो C है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, because in monoatomic gases there are only उनमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही होता है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन नहीं होता है। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उस चीज को। बिकॉज इन मोनोएटॉमिक गैस देयर आर ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेयर एज rotational and vibrational degree of freedom is not present, which depend on temperature. एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग कि मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ही एग्जिस्ट करता है। बाकी जो रोटेशनल वाइब्रेशन की बात नहीं की जाती है, और वही आपके टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती। इसलिए CpCv का वैल्यू जो होता है सेम होता है। एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं याद रखूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप for ideal gases from degree of freedom कॉन्सेप्ट, ये आप ऐसे फेज में पढ़ चुके हैं। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ टेबल बना रहा हूँ। तो पहला पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, दैट इज नेचर ऑफ गैस इस प्रकार का है। फिर हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ CV की, बात करेंगे वैल्यू ऑफ CP की, और फिर रेशियो CP/CV, इसको बोलते हैं गामा, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। इसको याद करना है, मैं 4-5 वैल्यूज में याद करेंगे। एक्चुअली में ये पॉइजन रेशियो ही डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो सिर्फ वैल्यू ध्यान रखें, आपका काम हो जाएगा। देखिए, तो फर्स्ट कैटेगरी हम लोग जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज द फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। सेकेंड हम बात कर रहे हैं फॉर डायटॉमिक एंड लीनियर polyatomic gases. और the last one is for non-linear polyatomic gases. देखो बेटा, एग्जाम्पल बताया मैं, इसके सिंपल एग्जाम्पल होते हैं आपके मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन, हीलियम आर्गन, हीलियम कह लीजिए आप, आर्गन कह लीजिए, एक्सेट्रा। डायटॉमिक की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल हम कहते हैं O2, लीनियर पॉलीएटॉमिक CO2। ये सब लोग पढ़ते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, शेप एंड ऑल। इसके लिए आप कह लीजिए एग्जाम्पल बेटा से SO2, CH4, ये सब पॉलीएटॉमिक भी है और नॉन लीनियर शेप भी है इनका। आप देखेंगे ज्योमेट्रीज की टेट्राहेड्रल होती है। सो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस। अब जो भाई वैल्यू ध्यान रखनी है, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन का, उस वाले पार्ट पे आप लोग आते हैं। देखिए, लुक एट दिस, मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ
CPCB आपको ध्यान रखनी होगी। दिस 3/2 5/2 R। ये हो गया फर्स्ट का हमारा। यहाँ हम लिखते हैं 5/2 R और यहाँ हम लिखते हैं 7/2 R और इसके लिए लिखते हैं हम लोग 3R 4R। अब देखो भाई कैसे 1.5 2.5 एक का गैप है, 1.5 2.5 एक का गैप है, 5.2 पे छोड़ा वापस 5.2 पे स्टार्ट कर दिया मैंने। 3 से 5 2 का गैप है, 5 पे 2 कीजिए 7, 3 4 वापस देखिए 3/2 5/2 1.5 2.5 डेढ़ ढाई। समझते हैं आप पीछे 3 से 5 2 का डिफरेंस बेटा, 5.2 छोड़ा यहाँ पे 5.2 वापस ले लिया, फिर से 2 का डिफरेंस है 5 की जगह 7/2। बेस सेम है 3 और 4। ये भी नहीं होता कोई दिक्कत, दैट वैल्यू याद कर लेंगे हम लोग। सो 5/2 R अपॉन 3/2 R इज व्हाट, दोनों डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 1.66। इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इट इज 1.4, 4/3 इट इज 1.33। तो कुल मिला के मुझे ये वैल्यू याद करनी है और ये वैल्यू देखेंगे ना आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले ज्यादा फिर कम फिर कम। 1.66 फॉर मोनोएटॉमिक, 1.4 फॉर इसे डायटोमिक एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस, थर्ड वन फॉर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस 1.33। इसे हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो ये वैल्यूज क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको यूज करनी होती है। कैसे यूज करनी होती है बेटा कि मान लीजिए हमें CP दिया है, CV निकालना है और बता दिया ये गैस किस तरह की है, मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है या जो भी कैटेगरीज हमारे पास है, फटाफट से हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट पार्ट। यस और नो। अब देखिए ये जो सारी वैल्यूज हमने लिखी है, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर किया है। हमने यहाँ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके एक्टिवेट होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके एक्टिवेट होता है। उस पॉइंट को आप लिख लेना कि हियर वी कंसिडर ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, because vibrational degree of freedom is activate at very high temperature only। आई होप आपने फ्यूज में सब पढ़ रखा है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट पे। फटाफट इसको उतारिए आप लोग, फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ किलोजूल। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट नेसेसरी। आपको हीट का वैल्यू निकालना है किलोजूल में, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। हमारे पास एल्यूमिनियम है कितना, 60 ग्राम। तो टेम्परेचर बढ़ाना है आपको 35 डिग्री टू 55 डिग्री का चेंज लाना है हमें। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन। मान लो सिर्फ हीट कैपेसिटी ही लिखा होता तो हम कैसे चेक करते हैं, यूनिट में अगर मोल आ रहा है इट इज मोलर हीट कैपेसिटी, यूनिट में अगर ग्राम आ रहा है इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट में मोल ग्राम कुछ नहीं आ रहा है इट इज सिंपल हीट कैपेसिटी। दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। क्लियर। तो देखिए सॉल्यूशंस का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, हमें सिंपल क्या लिखना है, जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए आप पहले। तुम्हें मालूम है कि हमें हीट कैपेसिटी निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इज व्हाट, C इक्वल टू Q बाय N डेल्टा T। जानते हैं आप लोग, बताइए। तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, क्योंकि हमसे Q पूछा है, हमसे अबाउट हीट पूछा है, तो Q इक्वल टू सिंपली वी कैन से इट इज NC डेल्टा T। यस और नो। क्वेश्चन में आपको N नहीं गिवन है, C मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है, डेल्टा T भी गिवन है। सो डेल्टा T इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज 20। ये हमने लिख दिया आपने। यस और नो। तो वैल्यू ऑफ C इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो C का वैल्यू कितना गिवन आप देखिए, इक्वल टू 24 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आपको गिवन है। साथ ही हमें मोल चाहिए, सो वी नो मोल इज व्हाट, गिवन मास बाय मोलर मास। सो इट इज 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 60 बाय इट इज 27। तो इसे आप सॉल्व करेंगे 54 इट इज अगेन 70, अप्रॉक्सीमेटली 2.2 आ जाएगा। क्लियर। इसे हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे सिंपली। सो फर्दर Q इक्वल टू N 2.2 into वैल्यू ऑफ C इज व्हाट
24 और टेम्परेचर आपका कितना भाई, चेंजिंग टेम्परेचर 20 आएगा। यस और नो, यस और नो। तो अगर हम देखेंगे, तो मैं बहुत सिंपल स्टेप्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि अभी हम शुरुआती लेवल पे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग है। 2.2 यूनिट क्या है, मोल। 24 जूल पर मोल पर केल्विन, तो इस मोल से ये मोल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है, जूल पर केल्विन बचा है। टेम्परेचर क्या है, ऊपर केल्विन नीचे केल्विन, केल्विन कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, जूल, सिर्फ क्या बचेगा, जूल। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, इट इज व्हाट 480 into 2.2, it is nearly, we can say it is 1060 joule, it is nearly 1060 joule। तो जूल में है, हमें चाहिए आंसर किलो जूल में, तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो विल गेट इट इज Q इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1.06 किलो जूल। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप यूनिट साथ में लिखें। 2.2 क्या है यूनिट इसकी, सॉरी इट इज मोल, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ये आपकी मोल आ गई, इनटू 24 क्या हमारे पास, जूल पर मोल पर केल्विन, इनटू टेम्परेचर किसमें, केल्विन। तो अब देखिए मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, आंसर किसमें आया हमारा, जूल में। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। क्लियर बेटा, उसको उतारिए, हम लोग एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिए बेटा, सो मैं क्वेश्चन गिवन है, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सपैंड इट्स वॉल्यूम फ्रॉम 3 लीटर टू 5 लीटर। ऑक्सीजन गैस का सैंपल है वो 3 लीटर से 5 लीटर एक्सपैंड हुआ है अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm, मतलब कि प्रेशर कितना है, 3 atm कांस्टेंट है, मतलब कि W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। इफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन is used to heat 10 mole of water initially present at 298 केल्विन, मतलब कि 10 मोल पानी जो है वो 298 केल्विन पर रखा हुआ है, और जो ये वर्क डन हुआ है, इसी वर्क डन, जो एक्सपेंशन का वर्क डन है, इसी को हम एज ए हीट अगर यूज कर लें 10 मोल ऑफ वाटर जो कि इनिशियली प्रेजेंट है 298 केल्विन, तो हमें बताना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा या टेम्परेचर में राइज कितना होगा, वो पूछा है। मुझे रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, देखिए आपके पास ऑक्सीजन गैस है 3 से 5 लीटर एक्सपैंड हुई है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई वर्क डन हुआ है, उसी वर्क डन को हम एज अ हीट यूज कर रहे हैं, किसके लिए, 10 मोल ऑफ वाटर है जो कि 290 केल्विन पर रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि उसकी वजह से फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा। और साथ ही साथ हमें बोला कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम आ गया। इसका मतलब ये कौन सी हीट कैपेसिटी, इट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहचानेंगे आप लोग, चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले हमें क्या करना भाई, पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, सो इट इज व्हाट, सिंपली इट इज -3 इंटू 5 - 2, यस और नो। तो ये आपका आएगा लीटर एटीएम में, इट इज व्हाट, इट इज -6 लीटर एटीएम, एग्री। तो अगर हमें इसे जूल में करना है तो इट इज व्हाट -6 इंटू 101.3, so it is 87, so it is 607.8। आई थिंक ये आना चाहिए, वैल्यू देख लीजिए आप लोग, 1870, ठीक, करेक्ट वैल्यू है पास, ठीक है। तो ये वर्डन लिया हमने। अब इस वर्डन को हम कैसे यूज कर रहे हैं, इसी को हम लोग एज अ हीट सप्लाई यूज कर रहे हैं, एज अ हीट सप्लाई यूज कर रहे हैं, ताकि जो टेम्परेचर 290 केल्विन है 10 मोल गैस का, वो कितना बढ़ेगा वो निकालना है। चलो कर दिस, बेटा ऊपर नहीं जा रहा फिर से, चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये हीट कैपेसिटी वैल्यू ध्यान रखना, इट इज 4.18। चलो मैं साइड पर करता हूँ यहाँ पे। सो हमने इसी वर्क डन को क्या करना है, इसी वर्क डन को हमें जो है किसके इक्विवेलेंट में रखना है, हमें इसी वर्क डन को हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर रखना है, यस और नो। इससे ही हम लोग एज ए हीट के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा है हमने क्वेश्चन में, हमने लिखा है बेटा कि ये जो एनर्जी यूज, इसी को हम एज अ हीट यूज कर रहे हैं, तो इसको हमने Q के बराबर रख दिया। सो वी कैन सिंपली से Q इज व्हाट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज किया है, तो हमारा फॉर्मूला देखिए आप लोग, हम लिखते हैं C इक्वल टू Q बाय, ये लिखते हैं हम लोग, सो Q इक्वल टू व्हाट, C इंटू M इंटू डेल्टा टी, C इंटू M इंटू डेल्टा टी। तो देखिए बेटा, सो वर्क डन इज व्हाट 607.8
8 equal to, it is C equal to, sorry, Q equal to C into M into delta T. Agree or not? M is the mass, C is the heat capacity, क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा T हमें ऑब्वियसली निकालना ही होगा यहाँ पर। तो देखिए 607 इक्वल टू C कितना बेटा 4.18 वैल्यू गिवन है आपको इनटू मास। अब देखिए मास कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग, हमें क्वेश्चन में गिवन है सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस और कितना है बेटा वो 10 मोल ऑफ वाटर है, 10 मोल ऑफ वाटर है तो मास कितना आ जाएगा 1 मोल 18 ग्राम, 10 मोल 180 ग्राम, इट इज 180 ग्राम इनटू डेल्टा टी। यस और नो, यस और नो। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, इट इज 180, इट इज 4 टाइम्स 3703 अप्रॉक्सीमेटली, तो डेल्टा टी निकल के आएगा बेटा यहाँ पर लगभग निकल के आएगा, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.8, अप्रॉक्सीमेटली 0.8 निकल के आया। हमसे उसने डेल्टा नहीं पूछा है, ठीक है, उसने हमसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर पूछा हमसे, पहले कितना है 290, हमसे पूछा फाइनल, तो देखिए क्या हो जाएगा, लुक एट दिस। सो डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, हमसे टी फाइनल पूछा, टी फाइनल इक्वल टू डेल्टा टी प्लस टी इनिशियल, तो 290 में अगर आप ये जोड़ेंगे इट इज नियरली 290.8 केल्विन। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। ये सुनो, तो हमने क्वेश्चन किया हीट कैपेसिटी पे, आज हमने क्वेश्चन देखे। तो आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा देखो बेटा, पहले हमने पढ़ा हीट कैपेसिटी, देन टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी, फिर हमने पढ़ा कि वेदर दे आर एक्सटेंसिव इंटेंसिव। हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव बट मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोथ आर इंटेंसिव। तो हम कैसे पहचानते हैं, यूनिट में पर मोल आता है मोलर हीट कैपेसिटी, यूनिट में पर ग्राम आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बात हो गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे मोलर हीट कैपेसिटी के लिए, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट, सीपी सीवी की बात करी थी हमने, सीपी बाई सीवी इज व्हाट गामा, इसे हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो।